नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं पांच की बात में इस वक्त शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। खबर आ रही है कानपुर से कि 14 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने की बात गलत है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले ये खबर आई थी कि 14 बच्चे कानपुर मेडिकल कॉलेज में HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के साथ। ये खबर क्या थी, किस तरह ये फेक न्यूज़ फैली थी और इस वक्त इस पर जो सफाई दी गई है उसमें क्या कहा गया है सौरभ? देखिए, सफाई दी गई है, लेकिन ये कह देना कि क्लीन चिट मिल गई कानपुर मेडिकल कॉलेज से, ये जरूर थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये मामला जो है नगमा, वो 14 बच्चे, माफ कीजिएगा, जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, उन्हें संक्रमित खून चढ़ाए जाने से जुड़ा हुआ है। और ये अब जब वो संक्रमित खून उनको चढ़ा दिया गया तो ये बच्चे अब एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं। और ये मामला कानपुर मेडिकल कॉलेज में सामने आया था और ये आरोप लगा कि इन बच्चों को खून चढ़ाने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया गया। अभी तक मेडिकल कॉलेज जो प्रशासन है वो इन आरोपों को खारिज कर रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की एक वो उच्च स्तरीय जांच करेंगे। सरकार ये भी कह रही है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ बच्चों और उनके परिजनों के साथ वो खड़े हुए हैं। और ये मामला कुछ दिनों पुराना है और ये सभी बच्चे जो है वो थैलेसीमिया से पीड़ित थे और जो कानपुर मेडिकल कॉलेज आते थे और ये सभी कहा जाए लोअर मिडिल क्लास से संबंधित बच्चे हैं। सरकारी अस्पतालों में वही बच्चे जाते हैं और इन सब बच्चों को जब संक्रमित खून चढ़ाया गया है तो उनको HIV टेस्ट में आया है, हेपेटाइटिस B टेस्ट में आया है और हेपेटाइटिस C भी टेस्ट में आया है। और ये बच्चे अलग अलग जिलों के हैं जो कि कानपुर मेडिकल कॉलेज अपना इलाज करवा रहे थे। और जो इन्फेक्शन है वो ये बाहर और प्राइवेट के अन्य जगहों पर डिटेक्ट नहीं होता, इसे डिटेक्ट भी कानपुर मेडिकल कॉलेज में ही किया गया है। और जब बच्चों ने कुछ सिम्टम्स बताए तो इन बच्चों के सैंपल लिए गए और जब टेस्ट किया गया तो इन टेस्ट में बच्चों की इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। और पहले तो प्राइमा फेसी कुछ डॉक्टर ने स्वीकार किया कि थैलेसीमिया की स्थिति के अलावा अब इसमें कुछ और लापरवाही हो सकती है। फिलहाल अभी सरकार की जांच बाकी है और सरकार की जांच में क्या सामने होता है वो देखना पड़ेगा नगमा। जी, संक्रमित खून चढ़ाने का मामला है, सरकार की जांच बाकी, आगे क्या सामने आता है ये देखना होगा। धन्यवाद आपका सौरभ। जैसा आप बता रहे हैं कि इस समय अफवाह फैलाने खबर ये आ रही है कि ये अफवाह थी और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी क्योंकि 14 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने की बात आई थी। तो ये कानपुर की खबर है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पे। इजराइल और हमास युद्ध के बीच दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आने लगी है। अरब देश, रूस, चीन अब एक खेमे में लग रहे हैं और इजराइल, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश एक तरफ। चीन ने युद्ध को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस मसले के स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन दोनों ओर से किए गए अत्याचारों की निंदा करता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का विरोध करता है। चीन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटनी गुटेरेस और इजराइल बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं। इजराइल और UN। एंटनी गुटेरेस ने कहा है कि गाजा में खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। आपको सुनाते हैं। Important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. तो फिलिस्तीन के लोगों को ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। हमास ने जो किया है उसके लिए गुटेरेस के इस बयान के बाद इजराइल ने कहा है कि वो यानी कि एंटनी गुटेरेस पद के लायक नहीं है और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संयुक्त राष्ट्र के साथ होने वाली किसी भी बैठक से साफ इनकार कर दिया है। UN में इजराइल के राजदूत
जिलाड एर्दान ने ऐलान किया है कि इजराइल गुटेरेस के बयान की प्रतिक्रिया में यूएन के अधिकारियों को वीजा नहीं देगा। यानी यूएन और इजराइल आमने सामने है और ऐसे में यूनाइटेड नेशंस का जो अपना वजूद है उसके अस्तित्व पे और उसकी रेलेवेंस पे, उसकी अहमियत पर भी सवाल उठने लगा है। आपको दिखाते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ है गाजा में। गाजा पर इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं और पिछले 24 घंटे में गाजा में 700 से अधिक मौतें हुई हैं। इसमें 2400 बच्चों समेत अब तक जो आंकड़े हैं 6000 मौत है, जिसमें 2400 बच्चे हैं। गाजा में ईंधन का संकट है, 18 दिनों से बिजली नहीं है, अस्पतालों के जनरेटर जो हैं वो ठप हो गए हैं और ये भी खबर आ रही है कि मोबाइल फोन में जो टॉर्च होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इलाज के लिए। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा है कि मानवीय त्रासदी से निकलने के लिए जरूरी है कि तुरंत इस युद्ध को रोका जाए। For those actively engaged to avoid an even greater humanitarian catastrophe and regional spillover, it must be clear that this can only be achieved by putting an immediate end to the Israeli war launched against the Palestinian people in the Gaza Strip. Some of my colleagues spoke to me about the pain and anger of bereaved families. Every family in Gaza is a bereaved family. No one is spared. No one is safe. Where is the solidarity with them? Where is the empathy towards them? Where is the outrage for their killing? If these expressions are genuine, they cannot be accompanied by excuses for the killer and reasons for him to continue the killing. यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पूर्ण युद्ध विराम की मांग पर अमेरिका ने कहा है कि इससे सिर्फ हमास को फायदा होगा। यूएन में बयान देते हुए एंटनी ब्लिंकन ने भारत में आतंकवाद में सक्रिय लश्कर का भी जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद चाहे हमास करे या लश्कर, उसे न्यायोचित नहीं बताया जा सकता। They're unlawful and unjustifiable, whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba, or by Hamas. They're unlawful and unjustifiable, whether victims are targeted for their faith, their ethnicity, their nationality, or any other reason. And this Council has a responsibility to denounce member states that arm, that fund, and train Hamas, or any other terrorist group that carries out such horrific acts. हालांकि गाजा में हालात पर चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यह भी कहा कि वो इस कोशिश में जुटे हैं कि इस युद्ध का विस्तार ना हो, स्पिल ओवर जो है रीजनल वो ना हो। लेकिन इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर भी रविवार को हमले किए हैं और ये माना जा रहा है कि ये इजराइल की हिजबुल्लाह को रोकने की कोशिश है ताकि वो इजराइल के उत्तर में लगे सीरिया बॉर्डर पर युद्ध का एक और मोर्चा न खोले। लेबनान और सीरिया दोनों की सीमा उत्तर में यानी कि नॉर्थ की तरफ इजराइल से लगती है। इधर अब टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने फौरन युद्ध विराम की मांग की है और कहा है कि इजराइल को फौरन गाजा पर हमला रोकना चाहिए। तो इस तरह से अब ये भी देखना है कि क्या इस युद्ध का स्पिल ओवर यानी कि क्या ये दूसरे जगहों पे और फैलेगा इस खित्ते में। दूसरे ये भी देखना है कि जब दुनिया के तमाम बड़े देश ये मांग कर रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए एक ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, क्या वो मुमकिन है। तो इसके लिए हमारे साथ चर्चा के लिए इस समय जुड़े हुए हैं डीपी श्रीवास्तव जो पूर्व एम्बेसडर रहे हैं, ब्रह्मचलानी रणनीतिक मामलों के जानकार और वायल अवाद वरिष्ठ पत्रकार। ब्रह्मचलानी, ये एक बड़ा सवाल है इस समय कि यूनाइटेड नेशंस और इजराइल का एक टकराव दिखाई दे रहा है जहां पर खुलकर इजराइल यूएन सेक्रेटरी जनरल को ये चुनौती देता है कि आपने जो बयान दिया उसके लिए उन्हें उस पद से ही हट जाना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है और यूएन की किसी मीटिंग में शामिल नहीं होगा इजराइल। तो यूएन का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। यूएन का क्या रोल रह जाएगा यहाँ पर? पहली बात तो यह है कि यूएन एक काफ़ी कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसका रोल बहुत ही मार्जिनल बन गया है
अब यूएन क्या करता है, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ स्टेटमेंट्स इशू करता है। अगर यूएन के सेक्रेटरी जनरल स्टेटमेंट्स इशू नहीं करते हैं तो उनका रोल, जो थोड़ा सा रोल रह गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। मगर बड़ी बात तो ये है कि हजारों लोग मारे गए हैं गाजा में, तो यूएन चीफ को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा इसके बारे में। और इस समय तो ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू नहीं हुआ इसराइल का। जब ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा इसराइल का, तो जो अभी अब तक कैजुअलिटीज हुई हैं वो तो उनसे काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाएंगी पहले हफ्ते के अंदर ही। तो इस समय जो स्थिति है बहुत ही डिफिकल्ट है, और एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट होने का भी डर है। जी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा फैल सकता है। और इस समय एक तरफ से ये लग रहा है कि यूएन बनाम सीरिया है, इसमें टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन का भी बयान आया है ब्रह्मा। और हमने देखा है कि इजराइल की तरफ से सीरिया में भी एयरपोर्ट्स पर हमले किए गए हैं। तो जो बार बार रीजनल स्पिलओवर की बात हो रही है, क्या वो नजर आने लगा है? इसमें दूसरे देश तो कुछ शामिल हो ही रहे हैं। अब लेबनान को देखें, सीरिया को देखें, टर्की की तरफ से भी बयान आ रहा है कि फौरन सीज फायर करें। तो सीज फायर की पॉसिबिलिटी कितनी यहां पे गुंजाइश लग रही है? क्या इजराइल कब सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है? क्या वो बंधक छूट जाएंगे तो सीज फायर हो सकेगा? इजराइल के पीछे अमेरिका है, और अमेरिका ने सीज फायर का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तो जब तक अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और इस समय अमेरिका अपने जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है मिडिल ईस्ट में वो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, और अपने एंटी मिसाइल सिस्टम्स ला रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उसको कंसर्न है, फियर है कि ये युद्ध बढ़ सकता है। सीरिया और लेबनान, देयर इज हिजबुल्ला, ये सब इन्वॉल्व हो सकते हैं एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में। तो इस समय जो सिचुएशन है वो ये है कि जो हिजबुल्ला है, जो लेबनान में हिजबुल्ला है, उसके पास काफी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं। हमास के पास तो क्रूड रॉकेट्स हैं, मगर हिजबुल्ला के पास हजारों में सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं। अगर हिजबुल्ला इन्वॉल्व हो जाता है इस लड़ाई में, तो इजराइल के लिए मिलिट्री डिफिकल्टी काफी सीरियस हो सकती है। जी, इजराइल के लिए मिलिट्री डिफिकल्टी गंभीर हो सकती है। क्या दूसरे देश जो हैं वो इसमें अब खिंचे चले आ रहे हैं? वायलाबाद जो बात हो रही है कि इसमें दूसरे मुल्क जैसे सीरिया है, सीरिया पे भी हमले हुए, सीरिया के एयरपोर्ट पर। इजराइल का ये कहना है कि चूंकि वहां पर एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है नॉर्थ में इजराइल के, जहां सीमा लगती है, उसकी बॉर्डर लगते हैं सीरिया के साथ में, लेबनान के साथ में, वहां से हिजबुल्ला एक और युद्ध का फ्रंट न खोल दे, वॉर फ्रंट न खोल दे, इसलिए वो अटैक्स कर रहे हैं। पर इसका क्या इंपैक्ट वहां दिखता है अब? देखिए, जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जैसे हमारी इजराइल का हमेशा सीरिया की अटैक हो रहा है 2011 शुरू में, इससे पहले हमारी और इजराइल का ट्रूस हो गया 1973 वॉर में। हम कुछ गोलन का जो इजराइल ऑक्यूपाइड किया था वो ट्रूस हो गया, हमारा कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई एक बंदूक का फायर नहीं हुआ। लेकिन जब तक 2011 आईएस और अलकायदा वाले लोग फौज आ गया से, और नेतन्याहू खुद मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के लिए गोलन ऑक्यूपाइड गोलन की बनाया था, उन्होंने सपोर्ट किया, शेक हैंड भी किया था और दोबारा भेज दिया सीरिया के लिए। जैसे इजराइल के पहले कहा था, ये हमारा सीरिया के ऊपर स्पेस ऑफ सीरिया जाने के लिए लाइक सुसाइडल। लेकिन 2011 जब तक हमारी एयरफोर्स का सिस्टम तो तोड़ दिया था और खराब करा दिया था, पूरी हर रोज में इजराइल में अटैक कर रहे ऑन द प्रिटेक्स्ट ये हिज्जा हो गया, ये तो हिजबुल्ला के लिए या ईरान का। ये हमारा जो युद्ध चल रहा था, इट्स नॉट बिटवीन इजराइल एंड हमास। ये हमेशा याद रखना। नगमा, आप जानते हो, हम सारा दुनिया, ब्राह्मण साहब भी जानते हो, अम्बेसडर भी जानते, ये तो अरब इजराइली की युद्ध हो गया। यानी मकसद जिम्मेदारी का यूएन का जिम्मेदारी है। आज तक 75 साल पहले जब तक उन्होंने वो भी डिवाइड किया था फलस्तीन के लिए, दो देश भी था, 55% इजरायली माइनॉरिटी दे दिया था जूस के लिए,
और 45% के फलस्तीनी वाले के लोग दे दिया था। इसलिए हम लोग कहना चाहते हो, अगर दुनिया में दिखा देंगे मैप आजकल का है ये कितना सफरिंग हो रहा है, और अभी तक इजराइल में सिर्फ हमास अटैक किया, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हमास के लिए इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग इन ए कंसंट्रेशन कैंप, ये जैसे उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू करा, इसके लिए सिर्फ टाइम मांग रहे, और अमेरिका और वेस्टर्न पावर उन्होंने टाइम दे दिया था, तब पूरा उनका ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हुआ। एक ही ऑब्जेक्टिव थे, पूरी नॉर्थ गाजा स्ट्रिप खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी एक फौज भी बनाने के लिए, एक कनाल स्विस कनाल के अल्टरनेटिव बनाने के लिए, बिन गोरियन का कनाल बनाने के लिए। लेकिन अगर उनकी एक्सपेंशन चाहिए, इजराइल का एक ही इंटेंशन नगमा, और अमेरिकन भी एक ही इंटेंशन, एक्सपेंशन ऑफ दिस वॉर। इनका मालूम हो गया है, तो बिल्कुल जैसे आपके बस डाल दिया फलस्तीनी वाले के गाजा स्ट्रिप के अंदर, लेकिन अभी वेस्ट बैंक भी अटैक हो रहे, 1000 वाले के अभी तक जेल में चला गया था, 100 आदमी का मर गया था, और अभी तक घर के वाले को छोड़ने के लिए सेटलर है, और प्रोवोकेशन आर्मी के सामने मार दी। इसलिए ये तो जो स्ट्रीट अरब मुल्क में, दुनिया में, हर दुनिया, यूरोप, इंडिया, एशिया में सब लोग बाहर आते हैं, तो के लिए मजलूम वाले लोग क्यों मार रहा है, किस जरूरी भी है। इसलिए ये तो अगर एक्सपेंशन हो जाएगी, ये हम लोग एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है, अमेरिकन फोर्सेस क्यों ग्रीस में आ गया, क्यों मेडिटेरियन में आ गया, जर्मनी, फ्रांस, यूके। इजराइल का जरूरत नहीं है, इजराइल का उसकी बंदूक बहुत है, एम्यूनिशन बहुत है, इसलिए हम ये कहना चाहते हो प्रोवोकेटिव मेजर है और कुछ नहीं है। जी, प्रोवोकेशन की बात आप कर रहे हैं। डीपी श्रीवास्तव, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मकसद क्या है इजराइल का, और इजराइल के लिए वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर वो युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो अपने राइट टू डिफेंस की बात करते हैं, और अमेरिका इजराइल के साथ है, इस पर खड़ा हुआ। लेकिन जैसा वायलाबाद भी कह रहे थे कि मकसद जो है हमास का खात्मा है, या वहाँ पे जिस तरह से सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है, जिसमें बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं, महिलाएं हैं, तो यूएन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, और ये सवाल उठाए जा रहे हैं, चीन भी इसमें, चीन ने भी बयान दे दिया कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसको माना जाए। तो इजराइल एक देश के तौर पे क्या इन नियमों को, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इस युद्ध में मान रहा है, या नियमों की अनदेखी हो रही है? नगमा, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो ये बात कहना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगी, कि इस वक्त ज़रूरी है कि ये युद्ध और आगे ना बढ़े। ये भी ज़रूरी है कि सीज़ फायर हो, लेकिन उन दोनों चीज़ों के लिए पहला कदम होना चाहिए बंधकों की रिहाई। ये लड़ाई इस राउंड में शुरू हुई है हमास ने जो टेरर अटैक किया और जो बंधक बनाए, उसके पीछे उनके राजनीतिक कारण रहे हों, एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, और उसी को यूएन के सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा, और जो उन्होंने कहा वो सही बात कही, कोई गलत चीज नहीं कही। लेकिन अगर इस परिस्थिति को और बिगड़ने से रोकना है, तो पहला काम होगा कि बंधकों की रिहाई, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में सिविलियंस के, अनआर्म्ड सिविलियंस, औरतों बच्चों पे अटैक करने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी लेजिटिमेसी नहीं है। और अगर वो अरब मुल्क इस बात पे चुप्पी साधे हुए, मेरे ख्याल से सिर्फ यूएई और बहरीन ने इसकी निंदा की है, तो ये सही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी रिहाई की जाए। दूसरा कदम है कि उसके फौरन बाद सीज फायर होना चाहिए। रिहाई के मतलब ये नहीं है कि इजराइल और जोर से, क्योंकि उनके ऊपर वो लेवरेज, उनका प्रेशर खत्म हो गया, तो इसके मतलब नहीं उसका करके वो उसमें गाजा पट्टी में अंदर घुसे, वो गलत कदम होगा। तो पहला कदम है रिहाई, दूसरा कदम है सीज फायर, और तीसरा कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, जो कम से कम 30 साल से ओस्लो से उसको माना गया है, उस पे एक टाइम बाउंड फ्रेम में काम करना चाहिए। ये पैलेस्टीनियंस के पॉलिटिकल राइट्स के लिए जरूरी है, और ये इजराइल की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। जी, ब्रह्मा, ये
दो जो मुख्य बातें अभी डीपी श्रीवास्तव ने कही, एक तो ये कि बंधकों की रिहाई हो, दूसरा उसके बाद सीज फायर हो, और उसके आगे फिर जो सॉल्यूशंस हैं वो तो एक लंबा है, लेकिन फौरन अगर ये हो सके कि इसमें कौन से देश आपको लग रहा है यहाँ पर कि मीडिएट कर सकते हैं, ये मुमकिन कर सकते हैं, क्या ये संभव है? एक तो बंधकों की रिहाई और दूसरे सीज फायर। इसमें क्या कतर का रोल होगा, इसमें क्या अरब देशों का रोल हो सकता है? कुछ नगमा, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया दोबारा डिवाइड हो चुकी है। जैसे यूक्रेन के युद्ध में दो कैंप्स हैं, एक तो वेस्टर्न कैंप और दूसरी तरफ रूस और चीन। अब वही डिवाइड दिखाई दे रहा है इजराइल और हमास के युद्ध के बीच। तो इस समय कोई मीडिएटर तो है ही नहीं, क्योंकि जो अरब वर्ल्ड है और मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी एक तरफ है चीन और रूस के साथ, क्योंकि चीन ने कम से कम 1 मिलियन मुस्लिम्स को जेल में डाला हुआ है सिंजांग में। और इस समय जो चीन की विदेश नीति है वो प्रो मुस्लिम प्रो अरब पॉलिसी है। तो चीन की कोशिश ये है कि जो वो कर रहा है सिंजांग में उसके बारे में जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए, तो वो थोड़ा सा उनका जो प्रो अरब प्रो पैलेस्टीनियन प्रो मुस्लिम टिल्ट है वो काफी ऑब्वियस हो गया है। मगर दूसरी बात यह है कि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन में दूसरा युद्ध, जितना लंबा ये दो युद्ध चले उससे ज्यादा फायदा चीन को होगा, क्योंकि उससे चीन के लिए ताइवान के खिलाफ एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्योंकि अमेरिका अब दो युद्ध में इन्वॉल्व है, एक यूक्रेन के युद्ध में और एक मिडिल ईस्ट के युद्ध में। तो इस समय चीन के पास एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन ले सके वो। तो चीन तो नहीं चाहेगा कि इस समय कोई सीजफायर हो, क्योंकि वो चाहेगा कि अमेरिका का एम्यूनिशन है वैसे खत्म हो रहा है इस समय। जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके जो क्रिटिकल म्यूनिशंस हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, और चीन चाहेगा कि ये जो युद्ध है यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट में ये कंटिन्यू हो, जैसे अमेरिका के म्यूनिशंस कंप्लीटली खत्म हो जाएं। उससे चीन को ताइवान के खिलाफ एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी, आपने इसमें एक और एंगल को जोड़ा कि चीन की जो है यहाँ पे सामरिक रणनीति क्या दिख रही है। हमारे पास इतना ही समय, पर एक छोटा कमेंट डीपी श्रीवास्तव आपसे कि भारत का रोल इसमें, भारत वो पहला देश है जिसकी जो एड है वो वहाँ ग्राउंड पे पहुँच पाई, क्योंकि मीडिएशन की बात हो रही थी कि कोई देश इस समय ऐसा दिखता नहीं है, खेमों में बटा हुआ है, पर एक यूनिक स्थिति में है इस समय भारत। जी हाँ, भारत ने ही पैलेस्टाइन की समस्या यूएन के एजेंडा में डाली थी और उसका 50 साल से ज्यादा वक्त से उसको आगे बढ़ाया है। और मेरे ख्याल से इस समय भारत की एक भूमिका बन सकती है, मगर सबसे जरूरी है कि उस क्षेत्र के जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ईरान, ये 3 बड़े मुल्क हैं और उनके हित में है कि ये युद्ध आगे ना बढ़े, क्योंकि ये उससे इन तीनों पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे खड़ी हो गई है, रेफ्यूजी संकट, जो एक त्रासदी है कि कोई भी अरब देश इन रेफ्यूजीज को लेने के लिए तैयार नहीं है, जो भी नेबरहुड में है, इजिप्ट हो गया या दूसरे अरब देश जो हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए इसमें यूरोपीय देश जो है वो भी खींचे चले आ रहे हैं। हमने देखा कि मैक्रोन का वहाँ पे दौरा हुआ, ऋषि सुनाक का दौरा हुआ। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस युद्ध में सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि सीजफायर कितनी जल्दी हो पाएगा और क्या बंधकों की रिहाई हो सकेगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान में कैसे प्रचार में जुटी हैं अब सभी पार्टियां। इस वक्त खबर आ रही है चेन्नई से। तमिलनाडु में चेन्नई में राजभवन के बाहर एक शख्स ने पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लिया है। इसी शख्स ने इससे पहले बीजेपी ऑफिस के बाहर भी इसी तरह पेट्रोल बम फेंका था।
पुलिस ने आरोपी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा ताकि ये पता चल सके कि इस शख्स की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं। ये चेन्नई में जो तमिलनाडु राजभवन है वहां पर उसके बाहर पेट्रोल बम फेंका गया है। और राजस्थान में सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झुंझुनू पहुंची हैं। प्रियंका गांधी के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा कि दोबारा सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर, 1 करोड़ 5 लाख फैमिली को दिया जाएगा। इस मौके पर प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत दोनों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जो हमारा नौजवान साथी बूंदी से किसी के सोच के जरिए बनी, बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया, कहा बनाओ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जो विश्व में और रोजगार को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र की सरकार से सवाल पूछे। आज आप पढ़ाई कर रही हैं, अगर एक ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं, आप कितनी भी पढ़ाई कर लें आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप रोजगार ढूंढते हुए भटकते जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसी सरकार आए जो सोच नहीं रही है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, आप देखिए यहाँ पे बिट्स पिलानी है आपके क्षेत्र में, किसी के सोच के जरिए बनी, बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया, कहा बनाओ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, और उन्होंने किया। तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा? जिसका विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि रोजगार कैसे बनेंगे, शिक्षा की एक नई संस्था नहीं बनाएंगे, जो पुरानी है उनको भी बिगाड़ के रख देंगे। अगर ऐसी सरकार होगी तो आपके भविष्य का क्या होगा? राजीव गांधी जी ने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किया, जब गांव में महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, चेयरमैन बनती है, शहरों के अंदर सशक्त हुई महिलाएं, देश की महिलाएं सशक्त हुई है। सोनिया गांधी ने झंडा उठा रखा था आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आखिर में 9 साल बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा, वो कानून लाना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवार बदल दिए हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अब अजब सिंह कुशवाहा होंगे। पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह अब वीरेंद्र बालवंशी हैं। वडनगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल, और जावरा से हिम्मत श्रीमल की जगह अब वीरेंद्र सिंह सोलंकी। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है कि के राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है और फिर से कांग्रेस में शामिल वो होंगे। पिछले साल अगस्त में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए थे। के राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद मुनुगोड सीट पर हुए थे उपचुनाव। के राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि जनता कांग्रेस के साथ है। और ब्रेक के बाद साल का वो महीना आ गया है जब प्रदूषण सुर्खियों में होता है, लेकिन प्रदूषण कम करने में है सरकारें क्यों नाकाम, दिल्ली हो या मुंबई। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, इस दफा मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में पराली जलाना एक बहुत बड़ा कारण रहता है इसका। दशहरे के दिन रावण दहन के कार्यक्रमों के बीच पंजाब में कल पराली जलाने के 360 मामले आए और इस सीजन में एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इस तरह पराली जलाने के अब तक कुल 2306 मामले सामने आ चुके हैं।
कुछ किसानों ने सरकारी एजेंसियों के खिलाफ विरोध के तौर पर पराली जलाई और कहना है उनका कि पराली जलाने पर किसानों को तो सजा दी जाती है, लेकिन रावण दहन करने वालों और दिवाली पर पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उधर हरियाणा में भी 15 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के 714 मामले दर्ज किए गए हैं। मोहाली में कुछ किसानों से बात की है हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। किसान है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। गांव कौन सा है आपका? पीर मुशल्ला। पीर मुशल्ला मोहाली जिले में है। ठीक है, अब ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि पराली जलाते हैं हर साल, जो बात मैं अभी कह रहा था, आप ही लोगों पे दोष भी आता है, सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही? सरकार ने जी सानू कोई भी सुविधा नहीं ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ठीक है, एक साडी फसल लेट होंदी है, ना कोई पराली ਚੱਕ ਕੇ ਲੇਜਦਾ। ਜੇ ਫੂਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਹਟਾਇਆਗਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ, ਆਪਣਾ ਪੌਦ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਵੱਢਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਕਦ ਬੀਜ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ। फसल ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ सरकार का कोई सानू फायदा नहीं है। सरकार कहती है कि हम मशीन देते हैं सब्सिडाइज रेट पे या किराए पे आप ले सकते हैं, या कुछ किसानों का समूह बना के उनको मशीन दे दिया जाता है गांव में। आपको किसी ऐसी सुविधा की जानकारी नहीं है या आपको मिला ही नहीं है? साडे इत्थे कोई मशीन नहीं जी आई, कोई सब्सिडी नहीं हैगी किसी तरह की भी। ठीक है जी, सानू कोई भी फायदा नहीं हैगा। और आसपास यहाँ पर रिहायशी मकान भी देख रहे हैं हम लोग, तो इन लोगों की तरफ से कभी कहा जाता है कि मत जलाओ पराली, क्योंकि सारे तरफ मकान बन गए हैं, अब शहरों का भी ये सिस्टम हो गया है कि गांव भी शहर बन रहे हैं। हुण देखो एक चीज होंदी है, फसल पक्की भी है, किसी ना किसी तो कोई बीड़ी सिगरेट गेर के अग लग जाती है। सानू सरकार ऐ कहती है भी तुहाडा किला जल गया, 2 किले जल गए, असीं तुहानू पैसे दईए। मतलब अगर किसी के सिगरेट बीड़ी पीने से खेत में आग लगती है तो उसका पैसा आप लोगों को नहीं मिलता? फायदा नहीं हैगा, उहदा सानू कोई फायदा नहीं। जे असीं आप अग ला दईए, तुसीं अग लाती जी। एक बार पहला इदां ही मेरे नाल हुई है, इत्थे बीड़ी पता नहीं सिगरेट गेरती, फसल पक्की हुई थी, अग लग गई, वो साडे ही गल पै गई, नाले साडे ते पर्चा हो गया। ओहो, तो ये बता रहे हैं कि किसी ने अगर तंबाकू पी के भी खेत में आग लग जाती है तो उसके लिए भी इन्हीं के ऊपर FIR हो जाती है। और वही मसला बता रहे हैं कि कैसे इनके पास आमदनी नहीं है, सरकार सुविधा नहीं देती, हालांकि सरकार तो बहुत कुछ क्लेम करती है कि मशीन दे रहे हैं। तो यही मसला है जो यहाँ पर फिलहाल अभी भी बना हुआ है। तो पराली का ये मसला बना हुआ है और इस बार दिल्ली के साथ साथ मुंबई की हवा भी काफ़ी जहरीली होती जा रही है, जबकि वहाँ पे समंदर भी है जो अब तक उसके बचाव में आता रहा। मुंबई में AQI 139 रहा। इसे लेकर अब कई ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि डस्ट सप्रेशन केमिकल, जो डस्ट यानी धूल को दबाएगा, ऐसा छिड़काव हो रहा है। एंटी स्मॉग गन के जरिए केमिकल का छिड़काव हो रहा है। इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। मुंबई के मरीन ड्राइव पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ऐसी एंटी स्मॉग गन मशीनों का इस्तेमाल 2 दिन पहले से शुरू हो चुका है और आज से डस्ट सप्रेशन केमिकल इसमें मिलाया गया है। यानी 100 लीटर पानी में 1 लीटर ये केमिकल जो मिलाया गया है, उससे हवा के जो कण हैं वो आपस में जुड़ते हैं और फिर वो हवा में नहीं रहते, वो नीचे गिरते हैं। तो इस केमिकल का भी इस्तेमाल आज से किया जा रहा है। AQI लेवल मॉडरेट है, लेकिन लगातार मॉडरेट श्रेणी में ही बना हुआ है। कई हिस्सों में जैसे कि अंधेरी, BKC और चेंबूर में अगर आप देखें तो ख़राब श्रेणी में AQI लेवल है, तो कुछ इलाकों में बुरी हालत देखते हुए अब इस तरह की मशीनों में पानी के साथ साथ केमिकल को मिलाया जा रहा है ताकि उन छोटे कणों को कम किया जा सके। और मुंबई में लगातार हम देख रहे हैं कि AQI जो है वो मॉडरेट लेवल में बना हुआ है। इस वक्त भी आप देखें मरीन ड्राइव पर हम मौजूद हैं और धुंध आपको यहाँ पर साफ नज़र आएगी, इमारतें साफ नहीं दिख रही हैं। तो इस तरह से स्मॉग आप देखें दोपहर के दौरान भी मुंबई में नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि 6000 कंस्ट्रक्शन साइट हैं मुंबई में जहाँ पर धूल की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है। BMC की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, एंटी स्मॉग गन की तैनाती हो रही है, लेकिन मॉडरेट में लगातार जो मुंबई की हवा है मध्यम श्रेणी में वो बनी हुई है। और इस बीच जो टॉर्चर है मुंबई वासियों के लिए वो दोहरी है, क्योंकि इस बार टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा
बढ़ा हुआ है। लगातार 34 से 36 डिग्री का तापमान हम मुंबई में देख रहे हैं। अक्टूबर महीने में इस तरह से तस्वीरें पहले नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा प्रदूषण की और इतनी गर्मी की, लेकिन इस बार मुंबईकर दोहरी मार झेल रहे हैं। कुछ मुंबईकर इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पेड़ के सहारे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन से भी परेशान है, तो एक पेड़ के सहारे यहाँ पर खड़े हैं। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं सांस की दिक्कत की, क्या आप लोग को ऐसी समस्या? हाँ, होती है ऐसे। हम लोग जब लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, काफ़ी हेवी क्राउड होता है, फिर हम लोग को काफ़ी मतलब कि सांस आने में दिक्कत हो जाती है। एयर पोल्यूशन क्या प्रॉब्लम है? इससे काफ़ी बीमारी वगैरह का हो रहा है। जो बूढ़े लोग हैं उन लोग को सांस लेने में दिक्कत वगैरह आती है, हवा में मिट्टी वगैरह रहता है, तो हम लोग को भी काफ़ी आजकल देख रहे हैं बच्चों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल में हम लोग भी देख रहे हैं, मतलब हम लोग के परिवार से भी बच्चे लोग काफ़ी हॉस्पिटल में अभी एडमिट हुए हैं, उनका दिन बाय डे चल रहा है। डॉक्टर्स लोग भी ये बोल रहे हैं कि पोल्यूशन और ये सब के कारण आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कोई हेल्थ इश्यूज, आप लोगों को कोई ब्रेथलेसनेस कुछ ऐसा फील हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के वजह से, मतलब जैसे कि अभी ठंडी के टाइम में और गर्मी हो रहा है और गर्मी के टाइम पे बारिश आ रहा है, तो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को डेंगू, डायरिया ये सब मतलब बहुत हो रहा है। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? गर्मी और साथ में एयर पोल्यूशन मुंबई में? गर्मी हो रहा है, देखो ना आपके सामने पसीने निकल रहे ठंडी का समय में है तो भी पसीने निकल रहे हैं। डबल टॉर्चर है क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत हाँ, एयर पोल्यूशन है, गर्मी भी है ना, सामने गर्मी भी इतना बढ़ गया है उसके लिए। क्या आप लोग को डेली ट्रैवल में क्या प्रॉब्लम आ रही है? डेली हम लोग का एक्चुअली इतना ट्रैवलिंग नहीं है, पर जिनको ट्रैवलिंग है उनको तो प्रॉब्लम होता रहेगा। ब्रेक के बाद एक ऐसा देश जहां की प्रधानमंत्री ही हड़ताल पे बैठ गई, कहां और क्यों, इस ब्रेक के बाद। और अब एक खबर आइसलैंड से। आइसलैंड में महिलाओं ने 24 घंटे की हड़ताल की और ये हड़ताल जो थी वो जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ थी। साथ ही ये मांग रही कि काम के लिए बराबरी का वेतन मिले, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और इसके लिए हुई इस 24 घंटे की हड़ताल में सबसे अनोखी बात ये थी कि आइसलैंड की प्रधानमंत्री भी इस हड़ताल में शामिल हुई, हड़ताल में जुड़ी। प्रधानमंत्री समेत हजारों की संख्या में महिलाओं ने मंगलवार को काम करने से इनकार कर दिया और हड़ताल में शामिल रही आइसलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज काम नहीं करूंगी और मैं ये उम्मीद करती हूं कि कैबिनेट में मौजूद सभी महिलाएं ऐसा करेंगी। तो ये बहुत अनोखी हड़ताल रही आइसलैंड में, जहां पर प्रधानमंत्री शामिल हुई। और इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।